इनकम एक्यूरिंग और अराइजिंग, उपार्जित या उदय हुई आय। आय के उपार्जित होने अथवा उदय होने का अर्थ है आय को प्राप्त करने का अधिकार मिलना, चाहे भले ही आय वास्तव में प्राप्त की गई है अथवा नहीं। साधारणतः उपार्जित होना या उदय होना दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जब हिसाब किताब नकद प्रणाली कैश सिस्टम के आधार पर रखा जाता है तब दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इस प्रणाली में आय के उपार्जित होने का अर्थ है आय को प्राप्त करने का अधिकार मिलना, तथा आय के उदय होने का अर्थ है कि आय का बही खातों में पुस्तकों में लिखा जाना जब वह वास्तव में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर रोगी को देखने के लिए उसके घर जाता है तथा रोगी उसे फीस बाद में चुकाने के लिए कह देता है। डॉक्टर अपना हिसाब किताब नकद प्रणाली कैश सिस्टम के आधार पर रखता है। डॉक्टर को आय उपार्जित तो उसी समय हो गई जिस समय उसने रोगी को देखा, परंतु उदय उस समय होगी जब वास्तव में रोगी से प्राप्त होगी और डॉक्टर अपनी बही में उसे लेखा करेगा। उपार्जित या उदय हुई आय के बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट का एनालिसिस करेंगे। इनकम डीम्ड टू एक्यूरिंग और अराइजिंग, उपार्जित या उदय हुई मानी हुई आय। यह ऐसी आय होती है जो करदाता को वास्तव में भारत में उपार्जित या उदय नहीं होती है, परंतु आयकर अधिनियम में विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिसे उपार्जित या उदय हुई मान लिया जाता है। इसे करदाता की कुल आय में भी सम्मिलित किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार ऐसी कुछ आय हैं, इनकम्स है। इनमें फर्स्ट, ऑल इनकम विच हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्योर्ड और अराइजन टू एन एसएससी थ्रू और फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। निम्नलिखित कारणों से या उनके माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित या उदय होने वाली आय भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाएगी। इसमें पहला है भारत में किसी व्यापारिक संबंध से उपार्जित आय, इनकम अराइजिंग थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। व्यापारिक संबंध से आय से एक निवासी अथवा अनिवासी करदाता के बीच एक ऐसी स्थायी व्यापारिक संबंध से है जिसे भारत में निवासी करदाता लाभ कमाता है और अनिवासी व्यक्ति उसे प्राप्त करता है। भारत में अनिवासी व्यक्ति के व्यापारिक संबंध कई तरीकों से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारत में क्रय विक्रय के लिए कोई शाखा स्थापित किया जाना, अथवा किसी अभिकर्ता एजेंट को नियुक्त किया जाना, अथवा अनिवासी सूत्रधारी कंपनी द्वारा भारत में सहायक कंपनी की स्थापना करना। यदि कोई अनिवासी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले दलाल या कमीशन एजेंट या अन्य किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भारत में कोई व्यवसाय करता है तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक संबंधों का होना नहीं माना जाएगा, बशर्ते वह व्यक्ति अनिवासी का कार्य अपने व्यापार के सामान्य प्रक्रिया के दौरान करता है। बी, सेकंड पॉइंट, इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। भारत में किसी संपत्ति से आय। संपत्ति से यहाँ अभिप्राय फिक्स और वेरिएबल, चल और अचल संपत्ति से है। उदाहरण के लिए किसी अनिवासी द्वारा भारत में किसी मशीन या फर्नीचर को भारत के बाहर किराए पर देना अनुबंध, भारत के बाहर किराए पर देने का अनुबंध करना। थर्ड पॉइंट, कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। भारत में स्थित पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला पूंजीगत लाभ। ऐसी संपत्तियों का लाभ भारत में उपार्जित माना जाएगा, भले ही विक्रय का प्रसंविदा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है अथवा क्रय विक्रय का प्रसंविदा कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी किया गया हो और विक्रय मूल्य कहीं भी चुकाया गया हो। सामान्यतः किसी संपत्ति की आय अथवा पूंजी लाभ उस स्थान पर उपार्जित होता है जहां उस संपत्ति को किराए पर देने का अथवा विक्रय करने का ठहराव कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सेकेंड, एनी इनकम फॉलिंग अंडर द हेड ऑफ सैलरीज
इफ इट इज एंड इन इंडिया। वेतन शीर्षक के अंतर्गत आने वाली आय बशर्ते यह भारत में अर्जित की गई हो। भारत में दी गई सेवाओं के लिए देय कोई भी आय भारत में अर्जित मानी जाएगी, भले ही इसका भुगतान भारत के बाहर किया जाए। इसी आधार पर भारत में दी गई सेवाओं के लिए भारत के बाहर देय पेंशन भी भारत में अर्जित मानी जाती है। विश्राम की अवधि अथवा छुट्टी की अवधि के लिए भारत के बाहर दिया गया पारिश्रमिक भी भारत में उपार्जित माना जाएगा, बशर्ते विश्राम की अवधि अथवा छुट्टी की अवधि के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों अवधियों में भारत में सेवाएं दी गई हो तथा विश्राम की अवधि अथवा छुट्टी की अवधि सेवा अनुबंध के अनुसार हो। थर्ड, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज पेबल बाय द गवर्नमेंट to a citizen of India for the services rendered outside India। वेतन शीर्षक के अंतर्गत आने वाली वह राशि जो सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत के बाहर दी गई सेवाओं के लिए देय हो। यदि ऐसे भारतीय नागरिक पहले से ही आयकर के लिए अनिवासी हो तब भी उसकी आय ऐसे भारत में उपार्जित मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ए डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। एक भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश। भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश भारत में उपार्जित हुआ माना जाता है। इसी कारण सभी प्रकार के निवासियों के लिए यह कर योग्य टैक्सेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय। निम्न के द्वारा ब्याज के रूप में देय भुगतान। तो ब्याज जिनके द्वारा दिया जाता है वो है सरकार, गवर्नमेंट, एक व्यक्ति जो निवासी हो या एक अनिवासी द्वारा भारत में चलाए जा रहे व्यापार अथवा पैसे के लिए उधार लिए गए या उपयोग में लिए गए ऋण पर देय ब्याज। ओके, नेक्स्ट, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय। किसके द्वारा पेबल होगा रॉयल्टी? सरकार या कोई निवासी हो या कोई अनिवासी हो जो भारत में चलाए गए व्यापार अथवा पैसे में प्रयोग या प्रयुक्त सेवाओं अथवा अन्य किसी साधन से आय कमाने के लिए प्रयोग की गई सेवाओं के संबंध में दे रॉयल्टी। नेक्स्ट, इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय। निम्न के द्वारा तकनीकी सेवाओं के बदले दे फीस। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, एक व्यक्ति जो निवासी हो या फिर एक अनिवासी द्वारा भारत में चलाए जा रहे व्यापार अथवा व्यवसाय में प्रयोग करने के लिए प्राप्त तकनीकी सेवाओं के बदले दी गई फीस। आय को उपार्जित समझे जाने वाले उपरोक्त सभी प्रावधान निवासी करदाताओं पर भी लागू होते हैं, परंतु एक निवासी करदाता के लिए इनके प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कारण एक निवासी करदाता अपनी समस्त आय पर कर चुकाता है, भले ही वह किसी भी स्थान पर उपार्जित हो अथवा प्राप्त हो। अतः इन व्यवस्थाओं का महत्व अनिवासियों के लिए ही है। ओके।